ये जो इस ये वाला पॉइंट जो है इसे हम लोग बोलते हैं यस, क्या कहते हैं इसे, सेंट्रल मैक्सिमा। इंटरफेरेंस पैटर्न हम लोग को पहले से पता है कि इंटरफेरेंस पैटर्न होता क्या है। इस टाइप का जो पैटर्न बनेगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, इन डिफ्रैक्शन पैटर्न। इसे क्या बोलेंगे हम लोग, डिफ्रैक्शन पैटर्न। डिफ्रैक्शन पैटर्न के अंदर जहां पर मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी बाकी के कंपेयर के अंदर, उसे हम लोग बोलेंगे सेंट्रल मैक्सिमा। क्या बोलेंगे उसे, सेंट्रल मैक्सिमा। इसके बाद ये जो रहेगा, ठीक है, इसे हम लोग बोलेंगे फर्स्ट मिनिमा। चेंज कर लेंगे इसे, इट इज कॉल्ड एज अ फर्स्ट मिनिमा। ये फर्स्ट मैक्सिमा, देन सेकेंड मिनिमा, देन सेकेंड मैक्सिमा। Similarly on that side it is called as a first minima. It is called as a first maxima. It is second minima and second maxima. ठीक है, तो इस तरह से डिफ्रैक्शन पैटर्न है। अब हम लोग को ये देखना है कि यहाँ से लाइट आ रही है फॉर एग्जांपल, और लाइट आने के बाद बोर्ड के ऊपर हम लोग को इस तरीके से, मतलब स्क्रीन के ऊपर हम लोग को इस तरह से डिफ्रैक्शन पैटर्न जो है दिखाई दे रहा है। तो उस डिफ्रैक्शन पैटर्न के अंदर ऐसे नहीं दिखाई देगा, वो हम लोग को सर्कल उसमें दिखा देगा डॉट डॉट के अंदर। तो उस डिफ्रैक्शन पैटर्न के अंदर जो सेंट्रल मैक्सिमा है, उस सेंट्रल मैक्सिमा का जो विड्थ है वो विड्थ कितनी होगी, एक वो फाइंड करना है। इसके बाद ये डायरेक्ट लाइन है सेंटर की तरफ, और उसके बाद फिर फर्स्ट मिनिमा के ऊपर ये दूसरी लाइन आ रही है, ठीक है, ये दो लाइन आ रही है। तो इन दोनों लाइन के अंदर कितना एंगल बन रहा है, वो एंगल हम लोग को निकालना है। सेंटर से फर्स्ट मैक्सिमा तक के कितना एंगल बन रहा है, वो एंगल निकालना है। सेंटर से सेकेंड मिनिमा तक कितना एंगल बन रहा है, वो एंगल हम लोग यहाँ पे फाइंड करना है। एंगल फाइंड करने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, उसका डिस्टेंस निकालेंगे कि सेंटर से फर्स्ट मिनिमा तक का डिस्टेंस कितना होगा, सेंटर से सेकंड मिनिमा तक का डिस्टेंस कितना होगा, फर्स्ट मैक्सिमा तक का डिस्टेंस कितना होगा, एंड सो ऑन। फिर उससे हम लोग क्या करेंगे, जो सेंट्रल मैक्सिमा है उसकी विड्थ फाइंड करेंगे कि उसकी विड्थ कितनी होगी, राइट। तो लास्ट टाइम हम लोग ने यहाँ तक के देखा था कि डिफ्रैक्शन पैटर्न जो हम लोग को मिलेगा, उस डिफ्रैक्शन पैटर्न के अंदर पाथ डिफरेंस अगर n लैम्डा होगा तो वो कंडीशन होगी मिनिमा के लिए। किसी कंडीशन होगी, मिनिमा के लिए। और अगर पाथ डिफरेंस 2n+1 लैम्डा बाय 2 होगा तो वो कंडीशन होगी मैक्सिमा के लिए। किसके लिए कंडीशन होगी, मैक्सिमा के लिए। यहाँ तक कि क्लियर है सभी को। तो कंडीशन फॉर द मिनिमा इज n लैम्डा फॉर द पाथ डिफरेंस, एंड द कंडीशन फॉर द पाथ डिफरेंस फॉर मैक्सिमा इज 2n+1 लैम्डा बाय 2। यहाँ पर माइनस यूज नहीं करना है, क्योंकि अगर माइनस यूज करेंगे तो वो जो कंडीशन है वो चली जाएंगी मैक्सिमा से, जो सेंट्रल मैक्सिमा उसके अंदर ही चली जाएंगी। तो आप हम लोग को वो दिखाई नहीं देगा, इसलिए +1 कंसिडर करके आगे के हम लोग जो है वो वैल्यूज फाइंड करेंगे। नाउ अब इसके अंदर हम लोग को जो है उसकी विड्थ फाइंड करना है। तो विड्थ फाइंड करने के लिए यहाँ पे हम लोग ने एक कंडीशन कंसिडर की है, लाइक दैट। अब इसके अंदर हो क्या रहा है कि लाइट यहाँ से सोर्सों से लाइट निकल रही है। सोर्सों से लाइट निकलने के बाद ये जो स्लिट हम लोग ने लिए, इसके अंदर का डिस्टेंस स्मॉल a कंसिडर किए। इसके बाद इसके एजेस से जो लाइट गई कुछ इस तरीके से और इस पॉइंट के ऊपर आके मिली, तो P0 के ऊपर हम लोगों को सेंट्रल मैक्सिमा मिलेगा। क्या मिलेगा, सेंट्रल मैक्सिमा मिलेगा। इसके बाद हम लोग ने कुछ दूसरी लाइन कंसिडर की है जो कि इस तरीके से जा रही है, राइट, और वो किसी P पॉइंट के ऊपर मिल रही है, जहाँ पर P से P0 तक का जो डिस्टेंस है वो स्मॉल x हम लोगों ने कंसिडर किया। इसके बाद स्लिट से लेकर तो स्क्रीन तक का जो डिस्टेंस है इसे हम लोगों ने कैपिटल D कंसिडर किया। अब हम लोग को फाइंड क्या करना है कि ये जो लाइट यहाँ से निकल रही है और ये जो लाइट निकल रही है, इन दोनों के अंदर कितना पाथ का डिफरेंस है, इसको हम लोग पाथ डिफरेंस बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल सपोज करो कि ये दो फिंगर हम लोग ने लिए है ना, 4 फिंगर एंड मिडल फिंगर। तो ये दोनों इस पॉइंट से स्टार्ट हो रही है, राइट, और ये दोनों ने ट्रैवल किया। ये वाली लाइट यहाँ तक की गई और ये वाली लाइट यहाँ तक की गई,
ठीक है, दोनों का पाथ सेम है या डिफरेंट है? डिफरेंट पाथ है। अब दोनों का पाथ डिफरेंस हम लोग को निकालना है, तो पाथ डिफरेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, ये जो ऊपर बचा हुआ इतना, ये दोनों का पाथ डिफरेंस होगा। समझ में आ रहा है? ये जो ऊपर जो बचा हुआ है ये क्या होगा, पाथ डिफरेंस होगा। अगर हम लोगों ने इसको हटा दिया यहाँ से, तो अब दोनों का पाथ डिफरेंस सेम हो गया। दोनों का पाथ डिफरेंस क्या हुआ, सेम हो गया। तो सेम वैसे ही ये दो लाइट भी यहाँ से निकल रही है और इस पॉइंट के ऊपर आके मिली। तो उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, ए से लेकर दो जो बी रे है इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की है। ठीक है, वहां पे हम लोगों ने क्या किया, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की है। ये परपेंडिकुलर लाइन हम लोगों ने यहाँ पे ड्रॉ की है। अब ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करने के बाद ये बी से सी तक का जो डिस्टेंस होगा यही हमारा पाथ डिफरेंस होगा। ठीक है, बी से सी तक का जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, पाथ डिफरेंस रहेगा। राइट, अब ये पाथ डिफरेंस फाइंड करने के लिए यहाँ पर हम लोगों ने कंसिडर किए कि यहाँ पर जो एंगल बन रहा है इसके अंदर, ठीक है, ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पर, तो ये एंगल को हम लोगों ने थीटा कंसिडर किए। क्या कंसिडर किए, थीटा कंसिडर किए। साइमल्टेनियसली ये वाली लाइन जो स्ट्रेट जा रही है और ये वाली लाइन जो कि इस पॉइंट के ऊपर जा रही है, इन दोनों के अंदर भी हम लोग ने थीटा एंगल किए, कंसिडर किए। ये दोनों एंगल सेम हो गए। बता सकते कैसे? एंगल कॉन्ग्रुएंस बताने के लिए हम लोग ने देखे कि दो जो हमारे पास मेन लाइन है, उन दोनों मेन लाइन की जो हम लोग दो लाइन कंसिडर की वो दोनों लाइन परपेंडिकुलर होनी चाहिए या फिर पैरेलल होनी चाहिए। एक परपेंडिकुलर पैरेलल होगा तो एंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। तो अगर यहाँ पर थीटा एंगल बन रहा है तो इस लाइन के परपेंडिकुलर ये लाइन आ गई, यस और नो? दिखा दे रहे हैं? ये वाली लाइन अगर हम लोग देखें तो इस लाइन के परपेंडिकुलर ये वाली लाइन आ गई। अब दूसरी बची कौन सी लाइन, ये लाइन बची, तो इस लाइन के परपेंडिकुलर ये वाली लाइन आ गई, बरोबर है? तो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर आ गई। इसका मतलब यहाँ पर जितना एंगल बनेगा उतना एंगल यहाँ पर भी बनेगा। ठीक है, तो थीटा एंगल यहाँ पे बन रहा है। अब ये थीटा हमारे पास अगर है और ये डिस्टेंस अपने पास है, अब अगर इतने एंगल को अगर हम लोगों ने कंसिडर किया, ठीक है, ये वाले एंगल को कंसिडर किए, तो इधर ध्यान देंगे, यहाँ से याद रख के ये वर्टिकल और ये, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो है वर्टिकल एक्चुअली ये इस तरीके से एंड देन कुछ इस तरह से इंक्लाइन है ना, दिखाई दे रहा है? तो अगर यहाँ पे देखें तो एंगल यहाँ पे बन रहा है थीटा। यहाँ पे कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री एंगल बन रहा है। कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री एंगल बन रहा है। ठीक है, तो अभी इस 90 डिग्री एंगल के अंदर ये वाली जो साइड होंगी ए बी, ये क्या होगा, इसका हाइपोटेनस होगा। ठीक है, तो हम लोगों को ऐसी ट्रिग्नोमेट्री लेना है जिसके अंदर हमारे पास ए बी है ऑलरेडी, जिसकी वैल्यू स्मॉल ए है, और हमारे पास थीटा भी है। फॉर एग्जांपल हम लोगों को बी सी फाइंड करना है। कौन सी ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करेंगे, कौन सी ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करेंगे, साइन या कॉस? ऐसी ट्रिग्नोमेट्री चाहिए जिसके अंदर थीटा की अपोजिट वाली साइड चाहिए और हाइपोटेनस। कौन सी ट्रिग्नोमेट्री होंगी, साइन देंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, तो उससे हम लोग जो है इससे पाथ डिफरेंस इजीली फाइंड कर लेंगे। राइट नाउ, तो पाथ डिफरेंस निकालने के लिए इन ट्रायंगल ए बी सी, जो ए बी सी ट्रायंगल हम लोग ने लिए, उस ट्रायंगल के अंदर साइन थीटा इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए बी, बी सी अपॉन ए बी। एंड व्हाट इज ए बी, which is a small a, that is the distance between that is the width of the slit actually, वो क्या है, slit की width है। और what is BC, BC is a path difference जो हम लोग को फाइंड करना है। BC क्या है, path difference है। therefore we can write here sin theta is equal to path difference। BC को PD नहीं बनाया हम लोग ने, ये याद रखना, ये एक्चुअली में path difference है। तो path difference upon AB। समटाइम्स पाथ डिफरेंस को डायरेक्ट पीडी से भी राइट कर सकते हैं। कुछ बुक के अंदर पाथ डिफरेंस को डेल्टा एक्स से भी रिप्रेजेंट किया है। जो लोग एनसीईआरटी पढ़ेंगे बाद में उनके अंदर दिखेगा कि पाथ डिफरेंस को डेल्टा एक्स से रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, तो वहां पे कंफ्यूज नहीं होना है। तो डेल्टा एक्स पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो साइन थीटा इज इक्वल टू पाथ डिफरेंस अपॉन ए बी, देयरफॉर पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू ए बी की वैल्यू कितनी है, स्मॉल ए, तो ये बन जाएगा स्मॉल ए, ये साइड चला जाएगा विच इज ए साइन थीटा।
पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू ए साइन थीटा। से दिस इक्वेशन नंबर 1, हमारे पास पाथ डिफरेंस की इक्वेशन मिल गई। एनालिटिकल ट्रीटमेंट के अंदर हम लोग ने S2P माइनस S1P वो सारी चीजें फाइंड की थी, जब जाके हम लोग को पाथ डिफरेंस मिला था। वहां पे हम लोग एक्चुअल में वो, लेकिन वो इजी था, ठीक है, वो इजी था, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को डायरेक्टली ज्योमेट्री वगैरह अप्लाई करनी थी। यहाँ पे हम लोग को थोड़ी सी थ्योरी अप्लाई करके उसको समझना है कि एक्चुअल में ये रहेगा क्या। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन डिफिकल्ट नहीं है। तो पाथ डिफरेंस हम लोग क्या मिला, पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू ए साइन थीटा। व्हाट इज ए? विड्थ ऑफ द स्लिट या फिर डायमीटर ऑफ द एपर्चर, दोनों बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। और यहाँ पर थीटा क्या है, एंगल है जो सेंटर में बन रही है, सेंट्रल मैक्सिमा, और वो पॉइंट जो है पी, उन दोनों के अंदर बनने वाला एंगल है विच इज थीटा, ठीक है। फिर उसी को कॉन्ग्रुएंट करके हम लोग ने यहाँ पे थीटा एंगल बनाया। नाउ अब इसके बाद हम लोग कंडीशन करेंगे नंबर 1 फॉर मिनिमा। जिस तरह से हम लोग पाथ डिफरेंस निकालने के लिए कंडीशन कंसीडर किए थे, अगर वो ब्राइट बैंड होता तो फॉर द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और अगर डार्क होता तो फॉर द डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, वैसे हम लोग ने यहाँ पे कंसीडर किए इफ दैट इज अ मिनिमा। अगर वो मिनिमा होता तो वो पॉइंट जो पी है, अगर वो मिनिमा कंडीशन के लिए है, तो मिनिमा कंडीशन के लिए पाथ डिफरेंस कितना रहता है फॉर मिनिमा, विच इज एन लैम्डा। तो फॉर मिनिमा पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू एन लैम्डा, पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू एन लैम्डा, ठीक है। नाउ दोनों इक्वेशन को अगर हम लोगों ने कंपेयर करें तो पाथ डिफरेंस ए साइन थीटा, पाथ डिफरेंस एन लैम्डा, देयरफॉर वी कैन राइट हियर ए साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा। ए साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा। यहाँ पर एन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर। ये फर्स्ट नंबर का है, सेकंड नंबर का है, थर्ड नंबर का है, या फिर फोर्थ नंबर का है, राइट। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड के लिए ए साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा। तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा फर्स्ट नंबर के लिए, एंगल जो है, सपोज करो कि ये फर्स्ट नंबर का एंगल इतना बन रहा है, सेकंड नंबर का एंगल इतना बना, थर्ड नंबर का एंगल इतना बना, फोर्थ नंबर का एंगल इतना बना। जैसे जैसे नंबर बढ़ेंगे वैसे वैसे थीटा की वैल्यू भी चेंज होगी। थीटा की वैल्यू कांस्टेंट होगी, थीटा की वैल्यू भी क्या होगी, चेंज होगी। तो ये ए साइन थीटा को हम लोग राइट करेंगे ए साइन थीटा एन। क्या राइट करेंगे, ए साइन थीटा एन, राइट। तो ए साइन थीटा एन इज इक्वल टू एन लैम्डा। नाउ ए को डिवाइड में लेके चले जाएंगे, देयरफॉर साइन थीटा एन इज इक्वल टू एन लैम्डा अपॉन ए। साइन थीटा एन इज इक्वल टू एन लैम्डा अपॉन ए, ठीक है। इसके बाद हम लोग एक कंडीशन कंसीडर करेंगे। क्या कंसीडर करेंगे, कंडीशन। वो कंडीशन होगी इफ द एंगल आर स्मॉल, या फिर द एंगल इज स्मॉल। अगर एंगल स्मॉल है तो हम लोग साइन थीटा को क्या राइट कर सकते हैं, डायरेक्टली हम लोग क्या राइट करेंगे, उसे थीटा राइट करेंगे। तो ऑब्वियसली जब हम लोग ने डिफ्रैक्शन पैटर्न देखे तो डिफ्रैक्शन पैटर्न के अंदर जो बनता है एक्चुअल में बहुत क्लोज में होता है। तो क्लोज के लिए एंगल भी कैसे बनेगा, एकदम स्मॉल बनेगा। तो एंगल यहाँ पर स्मॉल ही है। तो इफ साइन थीटा, नॉट साइन थीटा, इफ theta is small, then sin theta and tan theta nearly equal to theta. sin theta भी थीटा बन जाएगा, cos tan theta भी थीटा बनेगा। cos थीटा की कंडीशन में वैसा नहीं, वो रेसिप्रोकल होता है इसलिए। तो sin और tan क्या बन जाते हैं, दोनों थीटा बन जाते हैं। therefore we can write here इक्वेशन क्या बनेगी फिर, theta n is equal to n lambda upon a। तो theta n is equal to n lambda upon a। से दिस इक्वेशन नंबर 3। क्या समझ में आ गया, या तो क्लियर हुआ। अब अगर कंडीशन कंसीडर करो कि हम लोग को फर्स्ट नंबर का मिनिमा निकालना है, तो फर्स्ट नंबर के मिनिमा के लिए थीटा 1 कितना रहेगा, लैम्डा अपॉन a रहेगा, क्योंकि n की वैल्यू कितनी है, 1 है। सेकंड नंबर के लिए 2 लैम्डा अपॉन a, थर्ड नंबर के लिए, समझ में आ रहा है, यस और नो। तो फर्स्ट नंबर के लिए जो लैम्डा होगा वो कितना रहेगा, लैम्डा अपॉन a। तो ये साइड अगर हम लोगों ने प्लस में लिया तो ये साइड किसमें रहेगा, माइनस में रहेगा। हाँ, इसके बाद ये मैक्सिमा है, हम लोग मैक्सिमा के बाद में कंडीशन आएंगी। सेकंड मैक्सिमा के लिए क्या रहेगा, सेकंड मिनिमा के लिए 2 लैम्डा अपॉन a। सिमिलरली यहाँ पर भी क्या रहेगा, -2 लैम्डा अपॉन a, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर इसके लिए कितना रहेगा, 3 लैम्डा अपॉन a। यहाँ पर कितना रहेगा, -3 लैम्डा अपॉन a। समझ में आया। तो ये हम लोगों को एंगल्स मिल गए। अब हम लोग को डिस्टेंस फाइंड करना है कि डिस्टेंस कितना रहेगा। तो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए
यहाँ पर हम लोग कंडीशन कंसिडर करेंगे ये वाला ट्रायंगल, ये सेंटर पॉइंट सपोज करो कि ये ओ है, तो ओ पी पी ओ मतलब ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल कंसिडर करेंगे, ठीक है। ओ पी ओ ये वाला अगर हम लोगों ने ट्रायंगल कंसिडर किया, तो इस ट्रायंगल के अंदर हम लोग फाइंड करेंगे tan थीटा। क्या फाइंड करेंगे? tan थीटा, क्योंकि हम लोगों को अपोजिट वाली साइड और एडजेसेंट साइड चाहिए। कौन सी साइड चाहिए? अपोजिट एंड एडजेसेंट। तो क्या फाइंड करेंगे? tan थीटा फाइंड करेंगे, ठीक है। देयरफॉर इन ट्रायंगल ओ पी ओ क्या है इक्वेशन? बोलो। एक्चुअल के अंदर मैंने पहले बताया कि एंगल स्मॉल है। एंगल कैसा है? स्मॉल है। यहाँ पे वो क्लियर बताने के लिए हम लोगों ने दूर ड्रॉ किया है। चलो दिखाई दे रहा हूँ कि यहाँ पे एक्चुअल के अंदर थोड़ा सा टिल्ड हो रहा है, राइट। बट वो एंगल स्मॉल होने की वजह से उसको हम लोग एज अ स्ट्रेट लाइन कंसिडर कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सपोज करो कि इन दोनों के अंदर कितना पार्ट डिफरेंस हम लोग को ये निकालना है। तो एक्चुअल के अंदर प्रोसेस क्या है कि इसके ऊपर से इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। ये परपेंडिकुलर लाइन हो गई, तो ये पार्ट डिफरेंस होगा कि इसका ये लाइन और ये लाइन सेम होगी दोनों। यस और नो? ये वाली लाइन और ये वाली लाइन का डिस्टेंस सेम है या नहीं है? नहीं है ना। तो फिर ये परपेंडिकुलर जो ड्रॉ किए ये यहाँ पर एप्लीकेबल है क्या? नहीं है, एप्लीकेबल नहीं है। बट अगर हम लोग ने यहाँ पर इसे कुछ इस तरीके से कंसिडर किया, ठीक है, और अब यहाँ पर इसके ऊपर हम लोगों ने क्या किया? परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की, तो अब ये एप्लीकेबल है। अब ये दोनों लाइन सेम हो गई, ठीक है। तो अभी हम लोग ने एंगल स्मॉल लिए। क्या लिए? तो एंगल स्मॉल के लिए सारी कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई होगी, इसलिए यहाँ पर ये भी एंगल ही बनेगा, ट्रायंगल ही बनेगा, विच इज ओ पी ओ, ठीक है। तो इन ट्रायंगल ये लिख लिया हम लोग ने, इन ट्रायंगल ओ पी ओ। तो इस ट्रायंगल के अंदर कौन से ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करेंगे हम लोग? tan थीटा। क्या आएगा tan थीटा? tan थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अपोजिट क्या हमारे पास? पी ओ है, विच इज पी ओ, और एडजेसेंट जो है वो ओ से लेकर तो एक्स तक का डिस्टेंस है, मतलब कितना है ये? कैपिटल डी है। कितना है? कैपिटल डी है, ठीक है। और पी से पीओ तक का डिस्टेंस कितना है? एक्स है। कितना डिस्टेंस है? एक्स है। देयरफॉर tan थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन डी। tan थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन डी, ठीक है। इफ द एंगल आर स्मॉल देन sin थीटा इज इक्वल टू and tan theta is equal to, okay, therefore we can write here theta is equal to x upon d. So this is question number 4. Theta is equal to x upon d, ठीक है। कंपेयर इक्वेशन 3 and 4। 3 और 4 को क्या करेंगे हम लोग? यहाँ पे कंपेयर करेंगे। तो दोनों का एलएचएस देखो, ये भी थीटा है और ये भी थीटा है, मतलब n नंबर के लिए थीटा n is equal to x upon lambda. Therefore we can write here n lambda upon a is equal to x अपॉन डी। अब ये n नंबर के लिए हम लोग ने, तो ये भी रहेगा x n नंबर के लिए। n नंबर क्यों राइट करें? समझ में आ रहा है ना? ऐसा नहीं तो नहीं है सर, याद रखिए, समझ में आया, फिर बाद में n लिख दिया तो समझ में नहीं आ रहा क्या चल रहा है। थीटा इज इक्वल टू x अपॉन डी, हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। अब जनरल इक्वेशन फाइंड करने तो हम लोग ने इसको n नंबर लगा दिया, ठीक है। तो n नंबर की इक्वेशन हम लोग को मिली। तो दोनों को अगर हम लोगों ने कंपेयर किया तो इक्वेशन क्या मिलेगी हम लोग को? एक्स एन कैपिटल डी इज इक्वल टू n लैम्डा अपॉन ए। कैपिटल डी वो साइड चला जाएगा, ठीक है। कैपिटल डी क्या होगा? वो साइड चला जाएगा, तो क्या मिलेगा? एक्स एन इज इक्वल टू एन लैम्डा कैपिटल डी अपॉन, कुछ जानी पहचानी लग रही इक्वेशन? लग रही कुछ जानी पहचानी? इंटरफेरेंस पैटर्न के अंदर हम लोग को मिला था कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए एन लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, है ना, ये इक्वेशन मिली थी। तो सेम वैसे ही यहाँ पर हम लोग को ये मिनिमा के लिए इक्वेशन मिली। किसके लिए मिली है? मिनिमा के लिए। अब वो इक्वेशन और ये इक्वेशन के अंदर कोई कंफ्यूजन ना हो, इसलिए हम लोगों ने वहां पर स्मॉल डी लिखे थे और यहाँ पे हम लोगों ने स्मॉल ए लिखे। मैंने पहले बताया था,
तो दोनों इक्वेशन को सेम कंसीडर ना कर लें, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, स्मॉल ए कंसीडर किया। स्मॉल डी भी कंसीडर कर सकते, नो प्रॉब्लम, वो जैसे लिखना वैसे लिखो, लेकिन बाद में कंफ्यूजन ना हो, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, स्मॉल ए राइट करें। तो n नंबर की मिनिमा के लिए, ठीक है, किसके लिए, n नंबर के मिनिमा के लिए क्या इक्वेशन होगी, xn इज इक्वल टू n लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल a। अब इस इक्वेशन का यूज करेंगे हम लोग, फिर इसके बाद फिर फाइंड करेंगे कि मैक्सिमा के लिए कौन सी इक्वेशन मिलेंगी। फिर वो इक्वेशन निकालने के बाद देखेंगे कि सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ कितनी होगी। ठीक है, अब सपोज करो कि मैक्सिमा कंडीशन कंसीडर की हम लोगों ने, कौन सी कंडीशन कंसीडर की है, मैक्सिमा। तो मैक्सिमा के लिए पार्ट डिफरेंस कितना रहता, फॉर मैक्सिमा पार्ट डिफरेंस इज 2n प्लस 1 लैम्डा बाय 2। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो पार्ट डिफरेंस हम लोगों ने n लैम्डा कंसीडर किए थे, तो उसे हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, 2n प्लस 1 लैम्डा बाय 2, और हमारे पास पार्ट डिफरेंस क्या है, a sin थीटा। ठीक है, क्या इक्वेशन क्या है, a sin थीटा। ओके, और यहाँ पे मैं डायरेक्टली इक्वेशन राइट कर रहा हूँ, उसके ऊपर ध्यान देंगे। a sin थीटा इज इक्वल टू, कुछ रफ हो गया ऐसे ना, नहीं, विच इज n लैम्डा एंड n लैम्डा अपॉन। ठीक है, तो a sin थीटा इज इक्वल टू, ये n लैम्डा पे हम लोग को मिला था, तो सेम वैसे ही a sin थीटा पे क्या मिलेगा हम लोगों को, which is equal to 2n plus 1 lambda by 2 मिलेगा। ठीक है, तो from equation this equation number 1 and from this equation, so this equation number 5, from 1 and 5 we can write here a sin theta n number के लिए which is 2n plus 1 lambda by 2। for the small angle sin theta is nearly equal to theta, therefore theta n is equal to 2n plus 1 lambda upon 2a। so this is equation number 6। समझ में आया? अगेन थीटा n इज इक्वल टू n लैम्डा अपॉन a। उसके बाद फिर हम लोगों ने क्या कंसीडर किए, tan थीटा इज इक्वल टू x अपॉन d, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू, ये समझ में आ रहा है ना, इसी को यूज करना है। तो फ्रॉम इक्वेशन 4, फ्रॉम इक्वेशन थीटा n और ये फ्रॉम इक्वेशन 6 थीटा n, दोनों को कंपेयर करेंगे। therefore xn upon d is equal to this equation 2n plus 1 lambda upon 2a। xn फाइंड करना है, d वो साइड चला जाएगा, क्या मिलेगी इक्वेशन, xn is equal to 2n plus 1 lambda कैपिटल d upon 2a। कुछ याद आया इससे भी, कुछ याद आया कि इससे, वहां पे भी हम लोग को 2d मिला था डिवाइड में, है ना, वहां पे भी 2d मिला था, यहाँ पे हम लोग को 2a मिला है, वहां पे लैम्डा d अपॉन 2d मिला था, तो यहाँ पर क्या हमारे पास 2n प्लस 1 है, वहां पे हम लोग को माइनस मिला था, है ना। तो ये डिफरेंस याद रखना है, बट ये किसके लिए है, किसके लिए है, मैक्सिमा के लिए, और ये जो हम लोगों ने फाइंड के लिए किसके लिए है, मिनिमा के लिए। याद रहेगा, रेड हो आया, समझ में आया क्या? ये जो अपने पास है, ऐसा ना दिन में उठाने की कुछ करना पड़ता है, तो ये क्या अपने पास सेंट्रल मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है बेटा, लैम्डा। ये किसके लिए है, ए नंबर के लिए, तो फर्स्ट नंबर के लिए डिस्टेंस कितना रहेगा, लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल ए। तो यहाँ पर जो है हम लोग को यहाँ से आता का डिस्टेंस कितना मिलेगा, लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल ए। ठीक है, सिमिलर यहाँ से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस ये कितना मिलेगा, कितना मिलेगा, नेगेटिव डायरेक्शन के अंदर है, तो एक्चुअल के अंदर ये नेगेटिव डायरेक्शन के अंदर रहेगा, लेकिन डिस्टेंस कितना मिलेगा, उतना ही मिलेगा ना। ठीक है, यहाँ से हम लोग गए, ये माइनस के अंदर है, ये माइनस के अंदर है, माइनस माइनस करके प्लस बन जाएगा, तो डिस्टेंस कितना मिलेगा, लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल ए। तो ये पूरा डिस्टेंस कितना रहेगा, कितना रहेगा, 2 लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल, यस
वगैरह समझ में आ गया ना। अब इसको डेरिवेशन में कैसे रेडी करेंगे ये समझ लो। फॉर फर्स्ट मिनिमा ऑन लेफ्ट इज लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल l which is x is equal to lambda capital D upon small l। दिखाई दे रहा है ये पीछे lambda capital D upon small l। Similarly for first minima on right side is equal to x dash is equal to lambda capital D upon small a। हम लोग को फाइंड क्या करनी है, width of the central maxima की width कितनी है ये फाइंड करनी है, ठीक है। तो width of the central maxima के लिए क्या करेंगे, कैपिटल X is equal to x plus x dash x की वैल्यू कितनी है, कैपिटल D स्मॉल a और x dash की वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल a। तो ये क्या मिला हम लोगों को, width of the central मैक्सिमा। तो इस width को हम लोग W से रिप्रेजेंट करेंगे, तो W is equal to 2 लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल a। समझ आया? हेडिंग डालो, width of central maxima और जैसी डेरिवेशन दिख रही है वैसे राइट करो। नेक्स्ट अपना पास है रिजॉल्विंग पावर। अब रिजॉल्विंग पावर किस तरह से डिफाइन करेंगे इसे हम लोग को ऑब्जर्व करना है। सपोज करो ये एक व्हीकल है, जिसके यहाँ पर क्या है, ये हेडलाइट्स। अब ये व्हीकल दूर है ना, और टाइम है रात का। तो ये व्हीकल की जो हेडलाइट है वो हम लोग कुछ ऐसे दिखाई देंगे, जैसे हम रात के टाइम गाड़ी चला रहे हैं, है ना, सिग्नल रोड है, दूर से एक व्हीकल आ रही है, मैं बोल रहा हूँ बेटा बड़ी गाड़ी है, ये बोल रहा नहीं छोटी गाड़ी है, ये बोल रहा 2 व्हीलर है, मैं बोल रहा हूँ 1 व्हीलर मतलब 4 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, ये बोल रहा है नहीं 2 व्हीलर है। मैंने साइड से निकल गया, ये बीच में घुस गया, बाद में फिर इसको हॉस्पिटल में मिला। तो ये दोनों जो है जब दूर होंगे तो क्या दिखाई देंगे हम लोग को, एक दूसरे के अंदर मिले हुए दिखाई देंगे। इससे लगेगा कि ये 2 व्हीलर है ना, सिग्नल लाइट है। इसके बाद क्या होगा कि जब ये व्हीकल धीरे धीरे क्लोज में आएंगे, ठीक है, तो ये जो व्हीकल है, ठीक है, ये व्हीकल इधर है, जो रोड के लेके चलेगी, ये व्हीकल यहाँ पर है, ये दूर है। जब ये थोड़ी क्लोज में आएंगी तो होगा क्या कि ये जो हेडलाइट्स है थोड़े हम लोग को ऐसे दिखाई देंगे, ठीक है, और फिर यहाँ पर आने के बाद हम लोग को थोड़े से दूर दिखाई देंगे। तो ये जो दोनों हेडलाइट्स है जो दूर है, तो इसे हम लोग बोलते हैं अनरिजॉल्व्ड। क्या कहते हैं इसे? अनरिजॉल्व्ड। इसे हम लोग बोलते हैं जस्ट रिजॉल्व, और इसे हम लोग बोलते हैं वेल रिजॉल्व, ठीक है। वो कैसे है? अनरिजॉल्व। कैसे ये अनरिजॉल्व, ये वाला जस्ट रिजॉल्व, ये वाला वेल रिजॉल्व, ठीक है। सपोज करो कि दूर दो ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है, अपने पास 2 माइक्रोस्कोप या माइक्रोस्कोप के टेलीस्कोप बोलेंगे, मतलब जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है जिसका हम लोग रिजॉल्विंग पावर देखना है, वो अपने पास 2 है, एक ये वाला है और एक ये वाला है, ठीक है। सो दिस इज ए एंड दिस इज बी। तो ये एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर है और एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर है। ये वाले ऑब्जेक्ट का जो है फॉर एग्जांपल इट इज एक्स एंड इज वाई, एक्स की दूरी ज्यादा है, वाई की दूरी कम है, ठीक है। ये ए वाला जो है
एक्स को अच्छी तरीके से रिजॉल्व करके बता रहा है। क्या करके बता रहा है? अच्छी तरीके से रिजॉल्व करके बता रहा है कि हाँ ये 2 है, 1 नहीं है। लेकिन बी वाला उसे रिजॉल्व नहीं कर पा रहा है, बी वाला इसको रिजॉल्व करके दे रहा है। तो इन दोनों में से कौन सा टेलीस्कोप बेस्ट है? कौन सा वाला? ए वाला। तो जब ए वाले को हम लोग क्या करेंगे, इससे ऑब्जर्व करेंगे। एक्चुअल में क्या करेंगे? ऑब्जर्व करेंगे। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, ठीक है, और ये वाला इसे रिजॉल्व कर रहे हैं इस पॉइंट तक, इस पॉइंट तक। इन दोनों के अंदर से कौन सा, इसके अंदर एंगल ज्यादा कम बन रहे हैं? ए में एंगल कैसा है? कम है, और यहाँ पर ज्यादा एंगल है। तो जिसका एंगल कम बनेगा उसका रिजॉल्विंग पावर कैसा रहेगा, और जिसका एंगल ज्यादा बनेगा उसका रिजॉल्विंग पावर। तो रिजॉल्विंग पावर इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय आई टू द ऑब्जेक्ट। रिजॉल्विंग पावर इज रेसिप्रोकल ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट। जो एंगल बन रहा है आर्क से, ठीक है, जो भी एंगल बन रहा है उसका जो रेसिप्रोकल रहेगा वही क्या रहेगा? माइक्रोस्कोप, जो भी टेलीस्कोप है उस टेलीस्कोप का रिजॉल्विंग पावर, या फिर माइक्रोस्कोप भी बोल सकते हैं। अगर हम लोगों ने माइक्रोस्कोप से एक ऑब्जेक्ट दिखा है उसको हम लोग रिजॉल्व कर रहे हैं तो माइक्रोस्कोप का रिजोल्यूशन हो जाएगा। तो जितना दूर की चीज को रिजॉल्व करके दे रहे हैं उतना उसका एंगल कम बनेगा, और जितनी क्लोज की चीज को रिजॉल्व करके दे रहे हैं उतना एंगल कम बनेगा, ठीक है। तो जिसका एंगल जितना कम बनेगा उतना उसका रिजॉल्विंग पावर ज्यादा होगा, और जितना उसका एंगल ज्यादा बनेगा उसका उतना रिजॉल्विंग पावर कम रहेगा। समझ में आया? तो रिजॉल्विंग पावर और ये जो एंगल है ये रेसिप्रोकल के अंदर होते हैं। अब ये जो एंगल बन रहा है इस एंगल को हम लोग बोलते हैं लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। क्या कहते हैं इसे? लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। तो लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन मतलब क्या? एक ऐसा एंगल जो कि आई से बन रहा है ऑब्जेक्ट को देखने के लिए जो आई से जो एंगल बन रहा है उसे हम लोग क्या कहते हैं? लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। एंड द रेसिप्रोकल ऑफ लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन इज कॉल्ड एज अ रिजॉल्विंग पावर। इसे हम लोग क्या बोलेंगे? रिजॉल्विंग पावर बोलेंगे। समझ में? रिजॉल्विंग पावर क्या है? क्लियर हुआ? व्हाट इज रिजॉल्विंग पावर? लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन मतलब क्या? द एंगल सबटेंडेड बाय आई टू द ऑब्जेक्ट, ठीक है, which is as a just resolve, जहाँ पर वो जस्ट रिजॉल्व हो रहा है is called as a limit of resolution. And what is resolving power? The reciprocal of limit of resolution is called as a resolving power. समझ में? resolving power, limit of resolution क्या रहता? Yes or no? ठीक है, हम लोग कंटिन्यू करते हैं।